काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर CR मूर्ति 64 वर्ष पर 2 अज्ञात लोगों ने स्टील रॉड से हमला किया। घटना में उनका बायां हाथ टूट गया और दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। घटना बिरला चौराहे के पास हुई। इस हमले में विरोध में विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर सिंह द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह ने कहा कि कैंपस में बढ़ रही अराजकता से शिक्षक डरे हुए हैं। 700 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद शिक्षक असुरक्षित हैं। 24 घंटे बाद भी हमलावर पकड़े नहीं गए। उन्होंने चेतावनी दी कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं होंगे। उनका कहना है अगर शिक्षक ही डरने लगे तो समाज की रीढ़ टूट जाएगी। हिंदू विश्वविद्यालय 100 साल की संस्था है और 4000 अध्यापक 40,000 विद्यार्थी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह संस्था है, जहाँ पर 200 से अधिक विषयों की पढ़ाई होती है, जहाँ पर रेजिडेंशियल है, शिक्षक और छात्र, लड़कियां लड़के सब रहते हैं, शिक्षकों का परिवार रहता है, उसे पूरे शहर की ओर से खोल दिया गया है और यह पिकनिक का स्पॉट बना दिया गया है। हम PHO प्रशासन से ये मांग करते हैं अध्यापक कि केवल मूर्ति के गुंडों को जिन्होंने हमला किया है नहीं पकड़ा जाए, बल्कि विश्वविद्यालय के लिए एक नियम बनाया जाए। हर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में जो नियम है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन गेट के भीतर हमारी शिक्षकों की मांग है कि बिना कार्ड दिखाए हुए, बिना जरूरी काम के अध्यापक, छात्र और कर्मचारी के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। पहली बात। दूसरी, अस्पताल का एक बहाना किया जाता है। आप जानते हैं कि अस्पताल के बहाने यहाँ पर गुंडे, अपराधी, तमाम तरह के लोग घुस जाते हैं और कभी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, कभी हमारे छात्रों पे हमला होता है, हमारे अध्यापकों पे हमला होता है, यहाँ पर चोरी होती है, कॉलोनी से लेकर के फैकल्टी तक में। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि विश्वविद्यालय के भीतर शांत माहौल होना चाहिए। जब लोग बाहरी आना कम करेंगे यहाँ, तो विद्यार्थी, लड़के लड़कियां कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, अध्यापक कहीं भी पेड़ के नीचे या अपनी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल माहौल नहीं है, यह एक बाजार बन गया है। गोदौलिया चौराहे का जो हाल है, लंका चौराहे का जो हाल है, उससे ज्यादा खराब हाल आप PHO परिसर में अभी जाकर देखिए। और ये सब बाहरी तत्व है और ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो लगभग 700 प्रोक्टोरियल बोर्ड के सिपाही हैं, चीफ प्रोक्टर यहाँ पर है। 2 करोड़ से ज्यादा का बजट है, वो कहाँ है आप देख लीजिए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके रहते हुए हमारे शिक्षक को पीटा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे प्रशासन ने शहर के थाने को, पुलिस विभाग को यह विश्वविद्यालय सौंप दिया है। वो भीतर में चौकी बना रहे हैं, यहाँ रेकी होती है, पुलिस की गाड़ियां घूमती है, फिर भी गुंडे मवाली उसमें घूम रहे हैं और हमारे शिक्षकों पर, छात्रों पे हमले हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुका है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है जिसे लोकल स्तर पर बनाने की तैयारी चल रही है। हम अध्यापक अपना अपमान, अन्याय नहीं सहेंगे। हम देश के निर्माता हैं, हम देश को बनाते हैं, हम IAS IPS के इंटरव्यू लेते हैं, हम नौकरियां देते हैं, देश की योजनाएं बनाते हैं, देश में अनुसंधान करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन दोनों मिलकर इस तात्कालिक समस्या का समाधान करे, गुंडे को तुरंत गिरफ्तार करे और एक ऐसा कठोर नियम बनाए ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई का माहौल बन सके। ये धरना हम तब तक चलेंगे जब तक हमें यह आश्वासन न मिल जाए कि कितने समय में इन गुंडों को पकड़ा जाएगा जो कि हमारे प्रोफेसर मूर्ति पे हमला किया। आपके दावों को नहीं माना जाता, अगला कदम क्या होगा? असल में हम अध्यापक हैं और हम गांधीवादी रास्ते से जो कुछ होगा, हम लगातार गांधी के रास्ते पे चलते हुए अंतिम सांस तक जाएंगे और लड़ते रहेंगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। महामना मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय को बनाया था। एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हमें मालूम है इस विश्वविद्यालय का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। इसलिए गांधी के रास्ते पे चलते हुए हम अध्यापक अपनी अंतिम सांस तक न्याय के लिए जिएंगे, न्याय के लिए मरेंगे। हमें न्याय और सम्मान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हमारे लिए। मेरा नाम डॉक्टर रामाज्ञा राय, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय।
मऊ पुलिस अधीक्षक इला मारन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोपागंज थाना स्वाट एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार तस्करों में छपरा व भोजूपुर निवासी रंजन कुमार, चंदन कुमार और वरुण कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ट्रक में लदी कुल 2396 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8,50,000 रुपये बताई जा रही है। बरामद माल में ब्रांड की शराब और बियर शामिल है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यूपी से शराब लादकर ट्रक का नंबर बदलकर बिहार ले जा रहा था, जहां इसकी ऊंची कीमत मिलती थी। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ट्रक सीज कर लिया गया है। जनपद मऊ पुलिस द्वारा लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल दिनांक 28/7/2025 को थाना कोपागंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। 28 तारीख की शाम को भातपुर मोड़ पर एसओजी की टीम, स्वाट टीम और कोपागंज की पुलिस एक चेकिंग कर रही थी। उसी वक्त एक मुखबिर से उनको सूचना मिलती है कि एक ट्रक घोसी की तरफ से आ रहा है हाईवे से होके और उसमें कुछ अवैध सामान लदा हुआ है और वो हाईवे से गुजर रहा है। इस सूचना पर जो जॉइंट टीम थी वो भत्सा मानोपुर हाईवे पर जगह है, उसके पास एक आड़ में छिप गई और जब वो ट्रक आया तो मुखबिर द्वारा बताया गया यही ट्रक है। उसको रोकने का प्रयास किया तो काची कला जो वो है अंडरपास है उसके पास उसको रुकवाया गया और पकड़ा गया। तो उसमें चेकिंग में जब पकड़ा गया तो उसमें शराब मिली जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है और जो ट्रक है उसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है और 2 मोबाइल भी उनसे बरामद हुए और इसमें 3 अभियुक्त हैं। रंजन कुमार पुत्र हरिंद्र राय निवासी रामपुर है, हिंगवा थाना डोरीगंज जनपद छपरा बिहार और दूसरा भी चंदन कुमार पुत्र स्वर्गीय निरंजन पासवान निवासी सरोदा कॉलोनी वार्ड नंबर 11 थाना कोयलावर जनपद भोजपुर आरा बिहार और तीसरा वरुण कुमार पुत्र धन कुमार राय निवासी सरोदा कॉलोनी वार्ड नंबर 11 थाना कोयलावर जनपद भोजपुर आरा बिहार। तीनों जो अभियुक्त हैं वो बिहार से संबंधित है और जो प्रथम दृष्टया जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है ये जो ट्रक था ये देवरिया से आ रहा था और बिहार जा रहा था। सर इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 3 लोग गिरफ्तारी हुई है और लगभग 9 लाख रुपए की शराब है ये और ट्रक जो बरामद हुआ उसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है और 2 इनसे मोबाइल बरामद हुए और इसके संबंध में थाना कोपागंज पे मुकदमा अपराध संख्या 227/2025 धारा 318/4, 338, 336/3, 340/2 BNS और 60/A आबकारी अधिनियम और 207 मोटर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया MDA। ठीक। मऊ जिले में मंदिरों में लगातार हो रही चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक साथी चोर को गिरफ्तार किया जिसका नाम है संदीप यादव। यह संदीप मंदिरों में से गहने और पैसे चुराता था और वो भी झोले में भर कर ले जाता था। जब पुलिस को जानकारी मिली कि वो चोरी का सामान लेके भाग रहा है तो उसे करर रेलवे क्रॉसिंग के पास पकड़ लिया। पूछताछ में चोर ने बताया कि उसने काली मंदिर से चेन, छत्र, करधनी और पायल जैसी चीज़ें चुराई थी और इसी दौरान उसका हाथ भी कट गया था। इतना ही नहीं, उसने यह भी कबूल किया कि वो सैदपुर के दुर्गा मंदिर से भी गहने चुरा चुका है, कुछ गहने बेच भी चुका है और कुछ पुलिस ने बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है। अभी हमारे कस्बे में मोहम्मदाबाद में 26/27 की रात को काली जी के मंदिर में एक चोरी हुई थी जिसमें CCTV से हम लोगों ने देखा तो एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए मोपेड मोटरसाइकिल से आया है और उसमें चोरी करके गया है। उसी सिनाक पर हम लोग लगे हुए थे पूरी टीम। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में 4-5 टीमें लगा करके हम लोग इसमें 2-3 दिन से लगे थे। आज एक मुखबिर ने सूचना दिया कि काढ़ा की तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है जो कुछ सामान चोरी का उसके पास है, वो बेचने के लिए कहीं जा रहा है। तो हमारी टीमें रेलवे स्टेशन पर रखी थी।
और इस मुखबिर की सूचना पर इनको रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। इनको जब पकड़ा गया तो हमें अपना नाम संदीप यादव, सरनाम सूर्यनाथ यादव, ग्राम हमसाबाद थाना को बताया और जब चेक किया गया तो इनके झोले से 2-3 झोले मिले। तो जो कारी जी के मंदिर के पास इन्होंने चोरी किया था, जिसमें कारी जी का छत था, एक सोने की टूटी हुई जंजीर थी, पायल थी और सामान थे और कई जगह दर्जनों मंदिरों में इन्होंने चोरी किया है और पता चला है सैदपुर में इन्होंने चोरी किया था। इसके पहले मुकदमा भी चोरी किया था, 3 मुकदमे इनके पहले से ही यहाँ दर्ज हैं। तो इनको आज गिरफ्तार करके सारे सामानों के साथ जितना चोरी किया था इनके सब झोले में जो प्राप्त हुए हैं ये सब आपके सामने मौजूद हैं और इनको मुकदमा लिख करके और इसी आधार पर इनका न्यायालय में चालान किया जा रहा है। तो क्या सर ये मतलब इसी जनपद के निवासी हैं या ये इसी जनपद के निवासी हैं, थाना रानीपुर के शमशाबाद के निवासी हैं और लगभग ये बताए हैं कि लगभग 1 साल से मंदिरों में चोरी करने के कार्य में लिप्त हैं ये। पूर्व में भी कुछ मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। पूर्व में 3 मुकदमे तो यही दर्ज है पहले से। एक चोरी का मुकदमा है, एक आर्म्स एक्ट में मुकदमा इनका दर्ज है। वाराणसी पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना सिगरा पुलिस ने 30 किलो नाजायज गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान राकेश महतो और मनोज पासवान के रूप में हुई है, जो उड़ीसा से गांजा लेकर चंदौली बेचने जा रहे थे। इन्हें इनोवा कार में NER पार्क के पास पकड़ा गया। कार की तलाशी में 2 बोरियों में भरा 30 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने NDPC एक्ट में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई में सिगरा थाना पुलिस और सर्विलांस टीम की अहम भूमिका रही। आज थाना सिगरा को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का गैंग पकड़ा है और उसमें उस गैंग का 2 सदस्य गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहे हैं, जिनके कब्जे से 30 लाख फुलबानी क्वालिटी का गांजा पकड़ा गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 15 लाख का है। और ये 2 अभियुक्त, एक मनोज और एक राकेश, दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। राकेश मूल निवासी हैं जनपद भोजपुर, बिहार राज्य के रहने वाले, और ये मनोज जनपद जौनपुर का रहने वाले। और ये पूछताछ में ये पता चला कि ये गांजा है उड़ीसा से बिहार में डिलीवर करने के लिए ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर ACP चेतगंज के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित हुई थी और उस स्थानीय पुलिस की मेहनत से ये पूरा गैंग को पकड़ा गया। और इस गैंग के जो और अन्य सदस्य हैं उनके बारे में भी टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से उनको बारे में भी जानकारी कर रहे हैं। और ये इस 2 अभियुक्तों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी कंगाला जा रहे हैं। ओडिशा पुलिस से भी संपर्क करके उनका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जा रहे हैं। और साथ ही साथ गांजा के अलावा एक गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त है, इनोवा, वो भी बरामद हुई है। ये पूरा 30 किलो गांजा को इन्होंने छोटे छोटे पैकेट में करके वो जो डोर है, डोर के एक स्पेस में उसको छुपा के ले जाते थे और कुछ पैकेट्स को सीट के नीचे भी छुपा के ले जाते थे। मुखबिर की सूचना पर थाना सिगरा ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा गया और बाकी इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ जो 107 BNSS नए कानून के तहत जो अपराध के बाद अर्जित संपत्ति है उस धाराओं के तहत जो प्रॉपर्टी है उसको भी सीज किया जाएगा। कितने का माल बरामद हुआ? ये टोटल 30 किलो फुलबानी क्वालिटी गांजा पकड़ा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 15 लाख का है। सर, कुछ पूछताछ में पता चला है कि इससे पहले भी ये लोग काम कर चुके हैं या पहली बार ये लेके जा रहे थे? पूछताछ के दौरान ये जानकारी हुई है कि ये तीसरी बार यहाँ आए हुए थे और 2 बार पहले भी डिलीवर कर चुके। एक आरा में डिलीवर किए और एक चंदौली जनपद में डिलीवर किए। और बाकी इनका पूरा गैंग का जो सप्लाई चेन कहाँ से ये सोर्स करते हैं और किसके माध्यम से ये बॉर्डर पास कराते हैं, ये सारा जानकारी टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से हम जानकारी कर लेंगे। सावन के मद्देनजर क्या इस सावन में पानी भी कुछ इलाज में थी? जी, सावन के मद्देनजर पकड़े गए हैं, बाबा भोलेनाथ प्रसाद से कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई जानकारी हमें पूछताछ में नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी इस एंगल से भी हम जानकारी कर लेंगे।
बीएचयू में एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग में शिक्षा विधियों के जगह भाजपा से जुड़े विवादित लोगों की नियुक्ति के विरोध में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया। छात्र नेता सुमन आनंद ने आरोप लगाया कि नई काउंसलिंग में भूमि और शराब माफियाओं को जगह दी गई है, जिन पर आपराधिक पृष्ठभूमि के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय की जिम्मेदार पदों पर बैठाकर छात्राओं के सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने बीएचयू में हुए एक कथित बलात्कार कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस मामले के आरोपी के करीबी लोग एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग में शामिल हैं। NSUI ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में इस पर जवाब मांगा है और कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका विरोध जारी रहेगा। मेरा नाम सुमन आनंद है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन? ये विरोध विश्वविद्यालय की बनी नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विरोध में है। आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये नई वाली और ये है पुरानी वाली। ये साफ दिख रहा होगा आपको किस तरह का बदलाव, और बदलाव ही नहीं कहेंगे, ये बहुत हास्यास्पद और विश्वविद्यालय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो ये है, जहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक से एक शिक्षाविद हुआ करते थे, आज वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन है? तो जो भूमि माफिया हैं, जो भूमि कब्जाने का बनारस में ना जाने कितने जगहों पे भूमि कब्जाने का काम किया है, जो शराब माफिया हैं और वैसे लोग जो कि रेपिस्टों के शागिर्द रहे हैं। यही बीएचयू में IIT रेप कांड हुई थी और उन्हीं के शागिर्द दिलीप पटेल जैसे लोग यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हैं। तो सवाल बनता है विश्वविद्यालय से, सवाल बनता है देश की सरकार से और सवाल बनता है धर्मेंद्र प्रधान से कि क्या आज की इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ रेपिस्टों को जगह मिलेगी, वैसे लोगों को जगह मिलेगी जो रेपिस्टों के शागिर्द रहे थे? आप सवाल कीजिए इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नए जो मेंबर बने हैं उनसे, क्या दिलीप पटेल सक्षम पटेल को संरक्षण नहीं दिए थे? सक्षम पटेल कौन था? वो वही था जो इस विश्वविद्यालय में एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसे बाइज्जत उसे बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है। तो क्या ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेंगे तो क्या हमारा विश्वविद्यालय सुरक्षित रहेगा? विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां होंगी क्या वो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों की नियुक्तियां होगी? क्या विश्वविद्यालय में बच्चियां सुरक्षित रहेगी? अगर विश्वविद्यालय के शागिर्द जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेंगे तो क्या बलात्कारियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? ये सवाल बनता है और इस सवाल के साथ NSUI बीएचयू इकाई आई है आज यहाँ सवाल करने केंद्रीय कार्यालय में। इसी सवाल के साथ हम यहाँ बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कि ये हमें जवाब नहीं देते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये हमें आश्वासन नहीं देते हैं और ये तय नहीं करते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी बलात्कारी, गुंडे और माफिया तत्व की तरह के लोग हैं उन्हें बदला नहीं जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह की जन्मशती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विशिष्ट द्विवेदी ने की। उन्होंने नामवर सिंह को प्रखर मार्क्सवादी और वैचारिक आलोचक बताया। प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि नामवर सिंह भारतीय और पश्चिमी आलोचना परंपरा के सेतु हैं। प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने उनके संपादकीय लेखक को आलोचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने उन्हें जन बौद्धिक आलोचक बताते हुए कहा कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रोफेसर कृष्ण मोहन और प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने नामवर जी की आलोचना को बहुआयामी और समकालीनता से जुड़ा बताया। कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी अक्षत पांडे ने किया। स्वागत दिव्या शुक्ला और परिचय शुभम चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में छात्र छात्राओं की बड़ी उपस्थिति रही। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। असल में आज हिंदी के प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह की जन्म शती आज आरंभ हो रही है, तो उसी के निमित्त यह आयोजन हिंदी विभाग के शोधार्थियों और शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। नामवर सिंह हिंदी की मेधा के वैभव रहे हैं और इतना प्रखर आलोचक, इतनी उत्कृष्ट मेधा हिंदी संसार में बहुत कम दिखाई देती है। नामवर सिंह इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 1947 से लेकर के 1951 तक स्नातक और परास्नातक के छात्र रहे। 1952 से लेकर के 1956 तक शोधार्थी रहे और यहीं पर शिक्षक भी रहे और यहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में शोध कार्य भी किया उन्होंने। नामवर सिंह के बारे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब नामवर सिंह 1950 के दशक में अपनी आलोचना की निर्मित बनारस में और बीएचयू परिसर में कर रहे थे, तो उस समय
प्रेमचंद यहाँ मौजूद नहीं थे, जयशंकर प्रसाद यहाँ मौजूद नहीं थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान हो चुका था। तो हिंदी में बनारस में एक बड़ी रिक्तता थी। उस रिक्तता की बहुत बड़ी भरपाई करते हुए नामवर सिंह ने हिंदी जाति का गौरव बढ़ाया और हिंदी आलोचना को न केवल आलोकित किया बल्कि नए से नए विषयों पर लेख लिखा, नए से नए लेखों को रेखांकित किया और इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी की बौद्धिकता का विस्तार किया। यानी जो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य केवल संस्थाओं में, विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सीमित था, उन परिसरीय सीमाओं को अतिक्रमित करते हुए गांव तक गए, लोक तक गए, जन तक गए और उन्होंने हिंदी को जन शिक्षण और प्रशिक्षण से जोड़ा और हिंदी के चेतना का निर्माण किया। इस रूप में हमें बहुत गौरव है कि आज उस हिंदी विभाग में हम नामवर की शताब्दी का आयोजन कर रहे हैं, जिस विभाग में आज हम लोग शिक्षक रूप में यहाँ पढ़ा रहे हैं और जिस विभाग की एक अत्यंत ही गौरवशाली परंपरा है। इसका अर्थ यह है कि यह समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नामवर सिंह के पहले हिंदी आलोचना की परंपरा में ऐसे कौन से आलोचक थे जहां से नामवर सिंह ने सीखा। तो उसमें यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी आलोचना यानी हिंदी साहित्य का निर्माण ही बनारस में हुआ पूरी तरह से। काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ करके बाबू श्याम सुंदर दास तो 1922 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष तो बने ही बने, लेकिन आप देखिए हिंदी के गौरव के निर्माण में, हिंदी आलोचना के निर्माण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले व्यवस्थित आलोचक जो इसी विभाग में थे, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र उद्भट आलोचक जो इसी विभाग में थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसी विभाग में थे, आचार्य नंदलाल वाजपेयी जो इसी विभाग में थे। तो इन सबसे सीखते हुए नामवर सिंह बतौर छात्र अपनी आलोचना का परिष्कार कर रहे थे और आगे हिंदी जाति पर, हिंदी समाज पर, हिंदी संस्कृति पर उनका इतना असर रहा कि 5 दशक 50 वर्ष तक उनका हिंदी जगत में आलोचना के क्षेत्र में कोई भी विकल्प नहीं रहा और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत मुश्किल होगा। वाराणसी जनपद के राजा तालाब क्षेत्र में 28 जुलाई को कांवड़ियों पर कथित हमले और धर्म परिवर्तन के प्रयास की खबर पर मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश पांडे के साथ पुलिस द्वारा अमर्यादित व्यवहार किए जाने का आरोप लगा है। विहिप कार्यकर्ताओं ने डीसीपी गोमती जोन और एसएपी राजा तालाब पर जिला अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार, लॉकअप में डालने, जूते, बेल्ट और पैसों की जब्ती का गंभीर आरोप लगाया है। विहिप ने इन अधिकारियों को मानसिक रूप से विकृत बताते हुए तत्काल निलंबन और निष्पक्ष जांच कमेटी की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल व विहिप सड़क पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हुई थी कांवड़ियों के समय में और उनके नाम से 6 लोगों के नाम से FIR भी हुआ है। ये तो यही गए कि वो खींच के ले गए मार देने। ये तो घटनाएं दंगा करने के लिए ऐसे ही होती हैं। इन्होंने हस्तक्षेप किया, शोर मचाया, उसमें पुलिस ने विरोध किया कि आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसी में कहासुनी हुई है। अब दोषारोपण ये लगाया जा रहा है छेड़खानी का। अरे इतने दूर दूर से पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं, वो छेड़खानी करेंगे। तो अब गलियों में ले जाकर उनको मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि कपड़े फाड़ जी हाँ, कपड़े फाड़ा जाता है, सिर में चोट है, पैर में चोट है, उसका मेडिकल हुआ है। शुभम यादव और पलटू राम यादव से पूछना चाहिए, वो हमारे शिव भक्त कांवड़िये हैं। अब इसको लेकर आगे क्या लगता है आपको, राजनीतिक भी लोग आएंगे? नहीं, इसमें हम लोग कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन का मन ठीक रहे। नागपंचमी के पावन अवसर पर मां गंगा मंदिर बास फाटक में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हरियाली, श्रृंगार, जल विहार, सुंदरकांड पाठ व भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सत्यनारायण शास्त्री द्वारा माता की आरती से हुई। डमरू दल की प्रस्तुति ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समाजसेवी विमल कुमार त्रिपाठी ने डमरू दल का स्वागत अंगवस्त्र प्रदान कर किया। विमल त्रिपाठी ने जानकारी दी कि ये मंदिर 81 वर्ष पुराना है और यहाँ हर वर्ष गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा एवं नाग पंचमी पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर को अशोक व कामिनी की पत्तियों, गुलाब, बेला के मालाओं से सजाया गया था। कार्यक्रम में श्री पंकज अग्रवाल, LIC प्रबंधक, केशव जालान, चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा, निधि देव अग्रवाल, अभिषेक त्रिपाठी, कृतिका मिश्रा, इशिता त्रिपाठी, मीरा मिश्रा व अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। पंकज अग्रवाल, LIC प्रबंधक, श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय। पंकज जी, आज नाग पंचमी भी है और माँ गंगा के यहाँ जल विहार श्रृंगार भी है, मौजूद है, क्या कहेंगे?
आज नागपंचमी के पावन अवसर पर श्री विमल त्रिपाठी जी के निवास स्थान पर अति प्राचीन श्री गंगा जी का मंदिर जो है, इसमें प्रति वर्ष जो सुंदरकांड का पाठ और माँ गंगा का भव्य श्रृंगार होता है। आज हमको भी सौभाग्य रहा, विमल त्रिपाठी जी के आग्रह पर हम लोग आए हैं और माँ गंगा का भव्य श्रृंगार दर्शन पाकर हम अभिभूत हैं। नागपंचमी को पावन अवसर। विमल कुमार त्रिपाठी, समाज सेवी। विमल जी, किस देवी का मंदिर है, कितनी पुरानी परंपरा है यहाँ पर? ये देखिए, बांस फाटक में माँ गंगा का मंदिर है, सापुरी माल के सामने। इसकी स्थापना 81 वर्ष पहले हुई थी और यहाँ हर साल जो है गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा और नाग पंचमी के दिन हरियाली श्रृंगार होता है। यहाँ पे आज कामनी की पत्तियों से पूरे मंदिर को माला फूल से सजाया गया है। सुंदरकांड का पाठ हुआ है, भजन कीर्तन का भी आयोजन है और इस बार जो है डमरू दल भी हमारी इस आरती में शामिल हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज माँ की आरती के बाद भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम हुआ है। आरती के बाद अब नन्हे बच्चों के द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन। समाजवादी पार्टी सपा की सांसद डिंपल यादव पर भाजपा नेता मौलाना साजिद रशीदी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समुदाय के मौलानाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक को तहरीर सौंपते हुए मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। विष्णु शर्मा ने कहा कि ये टिप्पणी न सिर्फ डिंपल यादव के सम्मान पर हमला है बल्कि लोकतंत्र और महिला गरिमा के खिलाफ भी है। एसपी प्रज्ञा पाठक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारा नाम मोहम्मद चचा के नाम से लोग जानते हैं। चचा, ये किस तरह का तहरीर आप दे रहे हैं कोतवाली में? देखिए, तहरीर ये कि जो मौलाना रशीदी हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत तीसरी पार्टी अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी धर्म पत्नी जो डिंपल यादव हैं, उनके बारे में जो शब्द उन्होंने कहा कि समझिए कि इतनी दुख की बात है कि वो शब्द हम दोहरा नहीं सकते अपनी ज़बान से। समझदार आदमी समझ लेगा कि कोई आदमी किसी की इज्जत से खेलता है तो एक शरीफ आदमी अपने ज़बान से दोहरा नहीं सकता। हमको तो अफसोस इस बात का है कि मौलाना रशीद जब वो धर्म गुरु हैं, वो मौलवी हैं, तो अच्छे तरीके से जानते हैं किसी के धर्म के बारे में, किसी की इज्जत के बारे में, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, ये धर्म को वो लोग सिखाते हैं दूसरे को, और ख़ुद इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो समाज को क्या सिखाएंगे? उनको कौन मौलाना फिर कहेगा? मौलाना उसी को कहेंगे हम जो एक अच्छी बात कहे, सामाजिक आदमी उसी को कहेंगे जो अच्छी बात कहे, सरदार माँ तो उसी के कहेंगे दूसरे की बुराई को ख़त्म करे, और ख़ुद बुराई पैदा करे तो खाली नाम का वो महत्व है, नाम का जो तो वो सरदार और मौलवी है। किस बात का? तो ये कह रहे कि मौलवी के नाम पर एक कलंक। तो इस तरह की टिप्पणी किसी को भी नहीं करना चाहिए जो किसी की इज्जत से खेले, किसी के भावना का। आप राजनीति करना चाहते आप राजनीति करिए, प्रधानमंत्री के किसी की इज्जत से खेल के, किसी को दिली तकलीफ पहुंचा के, ये गंदी राजनीति हर आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कहा किसी को, और पूरे हिंदुस्तान में इसका दुख है, बनारस में दुख है। जिनके दुख बांटने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जो कदम हम लोग भी चल के आए, हमको उम्मीद है कि प्रशासन जो न्याय है वो करेगा और न्यायपूर्ण कानूनी कार्रवाई करेगा। अपना नाम बच्चे बताइए। मैं मोहम्मद हैदर गुड्डू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। हैदर जी, आज किस तरह का आज आक्रोश दिखाया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक टीवी डिबेट में एक मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी सांसद डिंपल यादव जी के खिलाफ जो टिप्पणी की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और बहुत ही नहायत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो हम लोग एकदम कतई किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि उनको इतनी बड़ी विन का कमान दिया किसने, जब उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है कि मुस्लिम धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया कि किसी दूसरे धर्म को के दिल को आहत पहुँचाए या कोई दुख दे, लेकिन उन्होंने बराबर वो डिबेट में मुसलमानों को आहत पहुँचाते रहते हैं। हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं कोतवाली कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। हम लोगों ने एक तहरीर दिया है और FIR की मांग करते हैं उनके खिलाफ हम लोग। आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर जैतपुरा
थाना अंतर्गत स्थित प्रसिद्ध नाग कुआं मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान शेषनाग के दर्शन व पूजन में जुटे रहे। महिलाएं, पुरुष और बच्चों सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग कुआं मंदिर में दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर समिति द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जलपान, प्रसाद, प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई थी। नाग पंचमी का ये पर्व क्षेत्रवासियों के लिए आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। आचार्य कुंदन पांडे, नाग कुआं मंदिर। देखिए, जैसे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है उसको हम सभी लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। और ये जो नागकूप है, यहाँ पे नाग जाति का विशेष संबंध रहा इस स्थान से। कहा गया है कि कारकोटक जो नाग था वो इसी कुंड से नागलोक को गया था। जो कि कारकोटक यहाँ के नागों के राजा हुआ करते थे, तो इसी मार्ग से नागलोक को गए। नागवंश में महर्षि पतंजलि यहीं पे रह करके योग सूत्र की रचना किए, अष्टाध्यायी का महाभाष्य किए। तो ये नाग जाति का विशेष संबंध है इस स्थान का। इसलिए नाग पंचमी के दिन काशी के निवासी और साथ में अन्य देश इत्यादि से आए हुए लोग यहाँ पे दूध लावा चढ़ा के नाग देवता से प्रार्थना इत्यादि करते हैं। और जिनको काल सर्प दोष इत्यादि का होता है वो वहीं पे आकर पूजन करते हैं।